A very good morning, everyone. So, as per promised, I have already uploaded lecture number 1 of amendments applicable for your inter law papers 2020. उसका लेक्चर 1 में मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर किया है. आज जो लेक्चर नंबर 2 है, उस लेक्चर नंबर 2 में मैं कवर करूंगी MOA AOA रिलेटेड क्या अमेंडमेंट्स आई हैं, राइट. MOA AOA, Memorandum of Association and Articles of Association, right. This is the most important amendment and a big amendment. और या तो इसमें से केस स्टडी आने वाली है या इसमें से आपको 4 एग्जाम्पल्स में से पूछा जाएगा कि ये नेम डिजायरेबल है कि नहीं है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एंड वन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन द कमिंग पेपर ऑफ योर्स फ्रॉम दिस अमेंडमेंट फॉर श्योर है, क्योंकि बनता है, राइट. देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपकी कंपनी को चाहिए फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, और बेसिकली कंपनी के फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है दो, राइट. मेमोरेंडम में क्लॉजेस होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉजेस. उसमें से एक क्लॉज होता है दैट इज कॉल्ड नेम क्लॉज. नेम क्लॉज जिसमें कि आप अपनी कंपनी का रिस्पेक्टिव नाम लिखते हो, राइट. अब वो नाम कैसा होना चाहिए, क्या नहीं हो सकता, ये सब कहाँ गिवन है. पुराने टाइम पे ये गिवन था रूल 8 ऑफ कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल्स 2014 में, राइट. अब उन्होंने इस कंपनी रूल्स को अमेंड कर दिया है, तो अब हम रूल 8 की जगह उन्होंने उसको नया लेके आए और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है रूल 8, रूल 8A, रूल 8B of the incorporation 5th amendment 2019 के साथ. और इस अमेंडमेंट की डेट है 10th मई 2019. तो आपके लिए बहुत बड़ी अमेंडमेंट है, प्लस इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इसमें से, ठीक है जी. अंडरस्टैंड दिस थिंग. उन्होंने हमारे पास 3 रूल्स ला दिए. सी 8A, एक 8, सेकेंड इज 8A, थर्ड इज 8B, राइट. हेडिंग्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं. रूल 8A की हेडिंग क्या है, इट सेज नेम्स विच रिजेंबल्स टू नियरली विद नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी. वो कंपनियां जो ऑलरेडी किसी नाम से एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर आप सेम नाम एप्लीकेशन के लिए दे देते हो तो क्या क्या होगा. इट इज इन रूल 8. कौन कौन से नामों को गवर्नमेंट अनडिजायरेबल मानती है, इट इज गिवन इन रूल 8A. एंड कौन से नाम्स जिनको हम मना नहीं कर रहे हैं आपको यूज करने से, बट आपको यूज करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, इज रूल 8B, ठीक है. आप जब जो ICI की तरफ से उन्होंने अनाउंसमेंट इशू की हुई है कि कौन कौन सी अमेंडमेंट्स आपको एप्लीकेबल होंगी पेपर्स के लिए, उन्होंने वहां पे सिंपल एक ही चीज बोली है. आप वहां जाके देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो. वहां पे क्लियरली बस इतना बताया है कि उन्होंने अपने इनकॉर्पोरेशन रूल्स का रूल 8 जो कि 2014 का है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया 8A 8B ऑफ 2019. बीच का मटेरियल कुछ नहीं दिया. आप में से कुछ बच्चों के मन में ये आएगा कि मैम आप इतनी डिटेल में क्यों करवा रहे हो, बिकॉज आप कभी भी अपना स्टडी मॉड्यूल खोलो, उसके फ्रंट पेज पे मेंशन्ड होता है कि स्टडी मॉड्यूल पढ़ाई के लिए यूज कीजिए और बुक्स यूज कीजिए, प्लस ऑल द अपडेट्स एंड अमेंडमेंट्स आर एप्लीकेबल टू यू. तो ट्रस्ट मी, इंस्टीट्यूट का कुछ भरोसा नहीं है. बहुत बारी ऐसा देखा गया कि करंट अमेंडमेंट है बट पेपर में प्रिस्क्राइब नहीं थी, उन्होंने डाल दिया. यू गेटिंग इट. कई बारी देखा गया कोई चीज काट दी गई थी, उसको डाल दिया.
तो उस वक्त क्या बोलोगे कि अमेंडमेंट नहीं आई थी, मैं अपडेटेड नहीं था इसीलिए मैंने टेस्ट नहीं दिया, तो वो घड़ी तो निकल गई ना, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वो स्कोर कर जाएगा। तो एक गट फीलिंग होती है, एक टीचर पे भरोसा होता है, जो मैं करवा रही हूं ट्रस्ट मी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवाऊंगी, वही करवाऊंगी जो उन्होंने रूल का नंबर देके तुमको छोड़ दिया कि बाकी अपने आप करो, तो बाकी अपने आप तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें सब करवाएंगे, तुम अपडेटेड रहने चाहिए हो। ठीक है जी। देखो तो रूल 8A 8B क्या कहता है, मैं थोड़ा उल्टा चलूंगी, पहले मैंने रूल 8B स्टार्ट किया। ठीक है, सी रूल 8B क्या कहता है बेटा, रूल 8B कहता है वर्ड एक्सप्रेशन, इन शब्दों को यूज करते वक्त हम ये नहीं बोले मनाही है, सिर्फ यूज तब कर सकते हो जब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लिया हो। बनता है इसमें से केस स्टडी। सी ध्यान से, इन शब्दों की वरतों चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में करो या इन शब्दों की वरतों किसी और लैंग्वेज में करो, नीड नॉट नेसेसरली इंग्लिश ओनली। अब जैसे इंडिया, हिंदी में क्या बोलोगे, हिंदुस्तान, भारत, वो कहते हैं इंग्लिश में भी नहीं यूज कर सकते, किसी और लैंग्वेज में भी नहीं यूज कर सकते, राइट? क्यों? क्योंकि आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्रोहिबिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। क्या रिस्ट्रिक्शन है 8B में? यूज कर सकते हो बट फर्स्ट टेक परमिशन ऑफ विच गवर्नमेंट? आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो मैंने ये लिस्ट लिखी हुई है, कौन कौन से नाम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ यूज करने अलाउड है। बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, मिनिस्टर, नेशन, डेवलपमेंट स्कीम, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, रिपब्लिक, फेडरल, सेंट्रल, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल, पंचायत, डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। और भी है स्टैच्यूट, जो इंडिया में हम बोलते हैं ना लॉ इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश लॉ में बोला जाता है स्टैच्यूट। ठीक है, गवर्नर, ब्यूरो, हिंदुस्तान, सी हिंदी लैंग्वेज है इंडिया की, भारत, स्टेट गवर्नमेंट। अब अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, ये जितने भी वर्ड्स हमने किए, इफ यू वांट यू कैन क्लिक द फोटोग्राफ, इफ यू वांट यू कैन क्लिक द फोटोग्राफ, इफ यू वांट यू विल गेट द नोट्स इन द ICM ऐप एज वेल, राइट? सी आप जब इन वर्ड्स को देखो, आपको एक कॉमन वर्ड मिलता है इनमें से। कॉमन वर्ड मतलब कॉमन निचोड़ मिलता है, जो कहते हैं। क्या निचोड़ मिलता है कि अगर इन शब्दों की वरतों की जाएगी तो आप कहीं ना कहीं सामने वाले बंदे को ये मिसगाइड कर देते हो कि आपका ना गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। अगर आप देखो ये सब चीजें गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड वर्ड्स है, तो इनको मैम लर्न करना पड़ेगा? जी नहीं, आपको पढ़ के ये तो पता चल ही सकता है ना, अगर वो केस स्टडी डालते हैं तो आपको पढ़ के पता चल ही सकता है ना कि गवर्नमेंट रिलेटेड वर्ड है कि नहीं है, राइट? तो अगर गवर्नमेंट रिलेटेड है तो बेसिकली उनका 8B रूल इन कॉर्पोरेशन रूल्स 2019 लाने का मकसद ही ये है कि आप किसी को मिसगाइड मत करो कि आप गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड हो। अगर आप गवर्नमेंट से पहले परमिशन ले लेते हो तो गवर्नमेंट भी तो क्रॉस चेक करेगी ना, इनको क्या नौबत आ गई कि ये हमारे गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की मर्जी आपको अलाउ करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, हमारे पास एक कंपनी है बहुत फेमस, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब आप बोलोगे मैम 8B रूल कहता है हिंदुस्तान वर्ड नहीं यूज कर सकते। भाई 8B रूल की जो अमेंडमेंट आई है वो डेटेड है 10 मई 2019। हिंदुस्तान यूनिलीवर तो कब की बनी हुई है,
तो तब की वो चलती आ रही है तो लेट इट बी, अब नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, एक और चीज मैं आपको दिखाती हूं, मैंने एग्जांपल दिया हुआ है यहां पे, आप यहां पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का ले सकते हो एग्जांपल। हिंदुस्तान यूनिलीवर इज ओल्ड कंपनी और ये बिफोर अमेंडमेंट है। उन्होंने ऐसा कहीं नोटिफिकेशन में नहीं डाला कि जो पुरानी कंपनियां भी ऐसे कोई नाम यूज कर रही है उनको भी बदलना पड़ेगा, ऐसा आज तक नहीं आया। ठीक है, आगे नाउ एक और कंपनी देखते हैं, नेस्ले इंडिया लिमिटेड। आपको एज इट इज एग्जांपल्स पूछ सकते हैं वो। नेस्ले इंडिया लिमिटेड, क्या ये नाम अलाउड है? आंसर इज यस, अलाउड है। क्यों मैम, यहां पे तो इंडिया है, अभी आपने ऊपर लिखा 8B रूल के हिसाब से कि नेस्ले कोई गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी है, नेस्ले तो फॉरेन कंपनी है। अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, अगर किसी कंपनी की कोई फॉरेन कंपनी है बट उस फॉरेन कंपनी की अगर सब्सिडरी इंडिया में है, अगर उस फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी इंडिया में है प्लस उस फॉरेन कंपनी ने परमिशन ले रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो जिस कंट्री में वो अपनी सब्सिडरी खोलते हैं शो करने के लिए कि ये उस रिस्पेक्टिव कंट्री की सब्सिडरी है, वहां पे वो उस कंट्री का नाम यूज कर सकते हैं, बिकॉज नेस्ले इंडियन कंपनी नहीं है। यू गेटिंग इट? तो वहां पे क्यों? क्योंकि हर देश में है नेस्ले, तो उनको इसके अकॉर्डिंगली ये पता चल जाता है कि किस कंट्री वाली सब्सिडरी की बात हो रही है, तो ये अलाउड है। This is allowed. You have to be very particular. What is allowed, what is not allowed. They can ask you question 4 देके एग्जांपल्स कि बताओ इसमें से कौन सा अलाउड है कौन सा नहीं अलाउड है, या वो तुम्हें केस स्टडी स्टार्ट ही करेंगे कि नेस्ले इंडिया लिमिटेड है, किसी ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि आप ये नाम नहीं रख सकते क्योंकि बीच में इंडिया है, अब बताओ रख सकते हो कि नहीं। तो आपने अगर इस तरीके का कुछ पूछा जाए तो सबसे पहला पॉइंट तो यही उठाओगे कि 8B कहता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि ये कंपनी फॉरेन कंपनी है, अगर इसने गवर्नमेंट से परमिशन ली है तो इसको अलाउड है, नहीं तो इसको भी अलाउड नहीं है। राइट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहां पे हमारा 8B रूल फिनिश होता है। नाउ वी मूव ऑन विद द रूल 8A। अब आपका ये 8A क्या कहता है जी? 8A कहता है नीचे लिखे रूल्स के हिसाब से अगर आपने किसी भी शब्द की वरतों अपनी कंपनी क्रिएट करवाने में की तो आपकी कंपनी के नाम को अनडिजायरेबल माना जाएगा। मतलब कौन कौन सा नाम आप नहीं रख सकते, रखोगे तो वो अनडिजायरेबल हो जाएगा। अनडिजायरेबल हो गया तो दोबारा से नाम भरो करो, तो हम पहले ही बता रहे हैं ना आपको कि इन शब्दों की वरतों ना कीजिएगा। ठीक है, तो 8B कहता था अलाउड है लेकिन परमिशन लो। 8A कहता है भाई ये अलाउड ही नहीं है, ये नाम मत यूज करना, अनडिजायरेबल हो जाए, नाम अनडिजायरेबल हो जाएगा। क्या है? पहला, सबसे पहले हमारे पास आता है नेम एंड एम्बलम्स एक्ट। वो कहता है जी अगर कोई भी नाम इस एक्ट के सेक्शन 3 में गिवन है, एक, अब मैं इसकी डिटेल में तो जाऊंगी नहीं, एम्बलम्स एक्ट के सेक्शन 3 में एक लिस्ट गिवन है कौन कौन से नाम प्रोहिबिटेड है, जैसे कि वहां पे गिवन है यूनाइटेड नेशन, WHO एटसेट्रा, ये सब नाम यूज ही नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड। क्या WHO आप सरकार की परमिशन लेके कर सकते हो? जी नहीं। WHO के ऊपर 8B रूल नहीं लगेगा। WHO क्यों नहीं यूज कर पा रहे? WHO इसलिए यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि 8A रूल के हिसाब से ये अनडिजायरेबल है। राइट, आगे सेकेंड, ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क का क्या मतलब है? मान लो आपने जो प्रपोज्ड नेम दिया अपनी कंपनी खोलने के लिए उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कहां पे? ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 में। अच्छा, अब ये कैसे हो गया? जरूरी नहीं है कि
कंपनी का ट्रेडमार्क हो, नाम का भी ट्रेडमार्क हो सकता है। अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाम का भी ट्रेडमार्क हो सकता है। कैसे? हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, उसके आगे प्रोडक्ट्स क्या है? डव सोप इनका है, पियर्स सोप इनका है। अब इन्होंने डव का भी ट्रेडमार्क करवा रखा है, इन्होंने पियर्स का भी ट्रेडमार्क करवा रखा है। इसका मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम तो कोई और कंपनी यूज कर ही नहीं सकती, आप डव नाम भी यूज नहीं कर सकते, आप पियर्स नाम भी यूज नहीं कर सकते। यू गेटिंग इट? आप डव नाम भी यूज नहीं कर सकते, आप पियर्स नाम भी यूज नहीं कर सकते। व्हाई मैम? बिकॉज हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्ट्स के नाम का भी ट्रेडमार्क करवा रखा है। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। कंपनी में अगर किसी शब्द की आप वर्तों कर रहे हो और अगर उस वर्डिंग का ट्रेडमार्क हो रखा है तो आपको वो वर्डिंग यूज करनी अलाउड नहीं है। आप नहीं लिख सकते डव ट्रेवल्स लिमिटेड, डव वर्ड आप यही यूज कर सकते। रीजन बीइंग कि डव का ऑलरेडी ट्रेडमार्क हो रखा है और उस प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है, कुछ ना कुछ साइन दिया होता है, जैसे कि आर का सर्कल डाला होता है, टीएम का सर्कल डाला होता है, राइट? आगे नेक्स्ट, ऑफेंसिव। आप अपनी कंपनी का प्रपोज्ड नेम में ऐसा कोई शब्द यूज नहीं कर सकते जो ऑफेंसिव टू पर्संस हो। काय को रखना ना, लोग ही भड़केंगे तो ऐसी कंपनी में कौन पैसा डालेगा? ठीक है, नेक्स्ट, अगेन एन इंपॉर्टेंट वन, एलएलपी नेम। हम बोलते हैं किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ तुम्हारा नाम रिजेंबल नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या डाल दिया रूल में? सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं चलेगा, अगर किसी एलएलपी भी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। एलएलपी के ऊपर ऑब्वियसली एलएलपी एक्ट 2008 लगता है, बट एलएलपी भी तो उसमें मिक्स्ड फीचर्स लगते हैं पार्टनरशिप के और कंपनी के, है तो वो भी सेपरेट लीगल एंटिटी ही। वो कहते भाई जो तुम नवा प्रपोज्ड नेम अपनी कंपनी का क्रिएट करवाने जा रहे हो, ये देखना ना ही वो एग्जिस्टिंग कंपनी को क्लोज रिजेंबल करती होनी चाहिए भाई, ना ही वो किसी एलएलपी के नाम को रिजेंबल करती होनी चाहिए। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं डिलॉयट। सबको पता है इट्स एन एलएलपी, इट्स नॉट अ कंपनी। स्टिल अगर कोई और बंदा, डिलॉयट तो एलएलपी है, अगर कोई डिलॉयट नाम से कंपनी खोलना चाहता है तो भाई तुमको अलाउड नहीं है। क्यों? डिलॉयट नाम की तो कंपनी एग्जिस्टिंग है ही नहीं। भाई एलएलपी तो एग्जिस्टिंग है ना, कहोगे हाँ जी, वो कहते हैं हाँ जी, तो फिर तुम एलएलपी में उसको यूज, तुम एलएलपी के नाम की ऑलरेडी रजिस्टर्ड एलएलपी को एज ए प्रपोज्ड नेम अगर डाल दोगे तो वो अनडिजायरेबल होएगा। हम तुम्हें पहले ही बता रहे हैं ना, ऐसा क्रॉस चेक करके नाम डालो कि कहीं उस नाम की कोई एलएलपी एग्जिस्ट तो नहीं करती। नेक्स्ट इज रिजर्व्ड नेम, अगेन इंपॉर्टेंट वन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस बार के अमेंडमेंट में, और ये अमेंडमेंट उन्होंने आपके अनाउंसमेंट में डाली है कि ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। रिजर्व्ड नेम, लेक्चर नंबर 1 जो मैंने आपको अमेंडमेंट्स का करवाया है, एनीबडी कैन वॉच, इट्स पब्लिक। लेक्चर नंबर 1 जो करवाया है, मैंने आपको बताया था कि स्पाइस प्लस आ जाने से, यानी कि INC 32 आ जाने से बहुत फॉर्म्स हट गए। जब हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं, याद करो, हम नाम की रिजर्वेशन 20 दिन के लिए होती है वाया स्पाइस प्लस, याद करो। और अगर एग्जिस्टिंग कंपनी अपना नाम बदलवा रही है तो वो रन ऐप यूज करती थी और टाइम ड्यूरेशन क्या होता था? 60 डेज। व्हाट डज दिस 20 डेज एंड 60 डेज मीन्स? दिस 20 डेज एंड 60 डेज का मतलब ये है कि उन 20 दिनों तक अगर मैंने कोई नाम ऑलरेडी स्पाइस ऐप में डाल के कंपनी को आगे CRC को भेजा हुआ है फॉर द रिजर्वेशन, तो 20 दिन के अंदर अंदर अगर कोई और कंपनी उस नाम को भेज देती है तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 20 डेज के लिए वो नाम अनडिजायरेबल है किसी दूसरे के प्रपोज्ड नेम के लिए। तो अगर रन ऐप के थ्रू मैंने कोई नाम ऑलरेडी रिजर्व करवा रखा है 60 दिन के लिए, तो 60 डेज के लिए कोई और उस नाम को यूज नहीं कर सकता।
टिल 60 डेज, ठीक है, अदरवाइज मुझे उसकी पुष्टि करवा देनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम कर रहे हैं रूल 8A। क्या क्या करोगे तो आपका नाम अनडिजायरेबल हो जाएगा नेम क्लॉज में जो आप रखना चाहते हो। सी, फाइनेंसिंग बिजनेस या फाइनेंसिंग नेम। अगर आपकी कंपनी का मेन बिजनेस फाइनेंस, लीजिंग, चिट फंड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज या इनमें से किसी की कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है तो प्रपोज्ड नेम में आपने ये इंडिकेट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बताया? अगर लेंडिंग कंपनी हो तो यूज लेंडिंग वर्ड, लीजिंग कंपनी हो तो यूज लीजिंग वर्ड, फंड रिलेटेड कंपनी हो तो यूज म्यूचुअल फंड, यूज वर्ड फंड। तो जो लोग कंपनी का प्रपोज नेम डाल रहे हैं और उन्होंने काम ही इन्वेस्टमेंट का करना है तो वो अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करेंगे, डिजायरेबल। अगर इनके अलावा आपका बिजनेस एक्टिविटी कोई और है बट आप अपनी कंपनी के नाम में इन्वेस्टमेंट वर्ड डाल देते हो, फाइनेंसिंग वर्ड डाल देते हो, लीजिंग वर्ड डाल देते हो, तो आपका तो काम इन चीजों से रिलेटेड है ही नहीं है ना। तुमने नाम डाला ना 8B के हिसाब से अनडिजायरेबल, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे पॉपुलर। इसका मतलब है कोई भी पॉपुलर एब्रिविएशन डिस्क्रिप्शन किसी एग्जिस्टिंग कंपनी की है तुम उसको भी यूज नहीं कर सकते, जैसे कि टाटा। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड है वहां पे मैं स्टार्स बना रही हूं। फॉरेन नेम, सी अगर कोई फॉरेन कंपनी है, समझना इस चीज को, उनका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। आप कहते हो फॉरेन कंपनी है, इंडिया में तो कोई बिजनेस नहीं है, इसलिए चलो इंडियन लॉ क्या बोलेगा, वो फॉरेन नेम रख लेते हैं, इंडिया की एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम थोड़ी है। एक वो फॉरेन कंपनी, दूसरा उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। वो कहते ठीक है, लेकिन कुछ फॉरेन कंपनीज बहुत स्मार्ट है, अगर उन्होंने किसी दूसरी कंट्री में प्लेसेस नहीं भी खोली हुई लेकिन वो हर अलग कंट्री के पुराने टाइम पे आरओसी के पास अपने नाम को रजिस्टर करवा के रखते हैं। ये किस लिए होता है, हम फॉरेन कंपनी है, हमने इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है कि इंडिया में भी हमारे नाम की कंपनी कोई नहीं खोल सकता। नॉर्मली तो जो बिग कंपनीज है वो सब तो इंडिया में अपनी सब्सिडरी खोल देते हैं। अगर वो इंडिया में अपनी सब्सिडरी खोलते हैं तो मैंने आपको पीछे लिखवाया है कि वो जिस कंट्री में सब्सिडरी खोलते हैं उस कंट्री के नाम को वो बीच में यूज कर सकते हैं, ये अलाउड है, ये अनडिजायरेबल नहीं है। यू गेटिंग इट? मतलब अगर फॉरेन कंट्री में कोई कंपनी है, अगर वो सेम कंपनी इंडिया में लाते हैं, जैसे कि नेस्ले, तो इंडिया में लाके वो नेस्ले इंडिया लिमिटेड बना देंगे, अलाउड। अगर कोई फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी इंडिया में नहीं है तो ये देखा जाएगा कि क्या उस फॉरेन कंपनी ने हमारे इंडिया में सीआरसी के पास उस नाम की क्या रजिस्ट्रेशन करवा रखी है।
अगर करवा रखी है तो चाहे फिर उस फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी ना भी हो, तब भी आप उस नाम को यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है। सी, आप जो नाम सोच रहे हो प्रपोज नेम, वो आइडेंटिकल है या बहुत क्लोजली रिजेंबल कर रहा है किसी फॉरेन कंपनी को या फॉरेन एलएलपी को। ठीक है, वो कंपनी तो इनकॉर्पोरेटेड है, क्यों अलाउ नहीं कर रहे, क्यों अनडिजायरेबल बोल रहे हो फिर? क्योंकि उसने रिजर्वेशन करवा रखी है विद आरओसी। यू कैन ऑल्सो यूज सीआरसी। रिजर्वेशन करवा रखी है ऑलरेडी। अब आपके माइंड में आएगा मैम अगर फॉरेन कंपनी है, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो क्या हम इस सिचुएशन में नाम यूज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे तुम्हें क्या बोला, मैं यहां साइड पे लिख रही हूं, मान लो फॉरेन कंपनी है, प्लेस इन इंडिया है, बिजनेस की है, तो आप नेम अगर यूज करोगे तो आपको अलाउड नहीं है। फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, आप उस नाम, आप प्रपोज नेम अपनी कंपनी का रख ही नहीं सकते। फॉरेन कंपनी है, प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, फिर आप पहले दो चीजें देखोगे, क्या रिजर्व्ड है कि नॉट रिजर्व्ड है। अगर रिजर्व्ड है तो भी नहीं रख सकते, अगर नॉट रिजर्व्ड है तो आपको वो नाम यूज करना अलाउड है, नहीं तो नहीं। अगर रिजर्व्ड नाम है बट उसकी कोई सब्सिडरी नहीं है इंडिया में, रिजर्व्ड किया हुआ है उस फॉरेन कंपनी ने बट कोई सब्सिडरी नहीं है, रिजर्व तो किया हुआ है ना, तो अगर आपने यूज कर लिया तो वो अनडिजायरेबल हो जाएगा। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेपरेट टाइप ऑफ एंटिटी। सेपरेट टाइप ऑफ एंटिटी, इसका मतलब क्या है? सी, आप जो भी नाम रखने वाले हो, अगर उसमें आपने किसी वर्डिंग की यूज की है जो कि शो करता है, इंडिकेट करता है सेपरेट टाइप ऑफ बिजनेस, जैसे कि आपने अपने कंपनी के नाम में के बीच में एलएलपी वर्ड यूज किया, भाई एलएलपी है ना तो एलएलपी वर्ड डालियो। एलएलपी इज अ सेपरेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, HUF इज अ सेपरेट बिजनेस, तो HUF हो तो HUF डालना। आप उसी बिजनेस की इंडिकेशन को अपनी कंपनी के नाम में यूज कर सकते हो जो टाइप ऑफ आप बिजनेस हो। अगर आप फर्म हो तो फर्म डालो, नहीं हो तो नहीं डाल सकते। अगर आप LLP हो तो LLP डालो, नहीं हो तो नहीं डाल सकते। अगर आप HUF हो तो डालो, नहीं हो तो नहीं डाल सकते। ठीक है जी, अगर डालोगे तो अनडिजायरेबल 8A के हिसाब से ऑफ द इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2019 उस नाम को अनडिजायरेबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है जी, आगे यहां पे हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ट्रस्ट वर्ड, अगर ट्रस्ट रिलेटेड काम करते हो तो ट्रस्ट वर्ड यूज करो, और अगर नहीं, इफ नॉट, डोंट यूज इट। इफ यू यूज इट विल बी अनडिजायरेबल। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट मूव ऑन। भाई इंडिया में रहते हो ना, इतनी मुश्किल से तो आजादी मिली है, व्हाई टू यूज ब्रिटिश इंडिया वर्ड इन इट? Please give priority to your country, and that also you can use India word only when you are approved by central government. अपने आप तो कर नहीं सकते, क्योंकि इंडिया वर्ड खुद डालोगे तो अनडिजायरेबल हो जाएगा। ठीक है, इंडिया वर्ड डालोगे, इंडिया वर्ड परमिशन लोगे तो रूल 8B अलाउ है कि नहीं है। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉरेन गवर्नमेंट। अब फॉरेन गवर्नमेंट में वो बोल रहे हैं, मान लो जब तक तुम्हारा किसी एम्बेसी या किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कोई कनेक्शन या एसोसिएशन नहीं है, प्लीज डोंट यूज देयर नेम्स एज वेल। फॉरेन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ यूज नहीं कर सकते, जैसे कि अमेरिकन सेंटर एज एन एग्जांपल। अमेरिकन सेंटर, इफ यू हैव एन एसोसिएशन विद देम, यूज द वर्ड। इफ यू डोंट हैव एसोसिएशन विद देम,
तुम ये नाम अपनी कंपनी के प्रपोज नाम में अगर डालोगे तो सामने से रिजेक्शन आ जाएगी। क्यों आएगी? वो ये नहीं बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं, वो सिंपल बोलेंगे भाई रूल 8A के हिसाब से आपका नाम जो प्रपोज आपने डाला है वो अनडिजायरेबल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है जी नेशनल हीरो। अब नेशनल हीरो का क्या मतलब है? नेशनल हीरो मतलब विराट कोहली, वो स्पोर्ट्स में नेशनल हीरो है। नेशनल हीरो मतलब महात्मा गांधी, वो नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हीरो है। ठीक है, व्हाट अबाउट नेशनल एंटरटेनर अमिताभ बच्चन, मिस्टर अमिताभ बच्चन। नाउ दे से अगर ये लोग अपनी खुद की कंपनी खोलते हैं, इनको ये नाम यूज करने अलाउड है, ये फेमस पर्सनालिटी है। ठीक है, सी उन्होंने ना कहीं पे भी यहां पे क्लियर नहीं किया कि नेशनल हीरो का मतलब क्या है। नेशनल हीरो कैन बी नेशनल एंटरटेनर ऑल्सो, नेशनल क्रिकेटर स्पोर्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, फ्रीडम फाइटर भी हो सकता है। तो यहां पे इस पॉइंट में आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ डिलेमा इन दिस पॉइंट। तो आपका आंसर एग्जामिनर के आंसर से वेरी कर सकता है इस पॉइंट में नेशनल हीरो में। व्हाई? देयर इज अ डिलेमा, क्लियर नहीं किया हुआ। ठीक है, तो उन्होंने बोला है बस हाँ इंडिया के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए, या हाई एस्टीम पर्सन, हाई एस्टीम पर्सन। मिस्टर अमिताभ बच्चन ले लो, यू कैन राइट द एग्जांपल्स। मिस्टर अमिताभ बच्चन ले लो, विराट कोहली ले लो, महात्मा गांधी ले लो। ठीक है, सी खुद दिमाग लगाओ ना यार। अगर आप इन लोगों के नाम खोल के कंपनी खोलते हो, ये लोग अप्रोच वाले लोग हैं। महात्मा गांधी तो चलो ओके टाटा बाय बाय हो गए, धोती में ही आए धोती में ही चले गए। महात्मा गांधी की तो छोड़ दो। व्हाट अबाउट विराट कोहली, व्हाट अबाउट मिस्टर अमिताभ बच्चन, दे आर अप्रोच्ड पर्संस यार। अगर तुम इसको यूज करते हो तो ये अप्रोच वाले बंदे काय को मच मच में फंस जाओगे। तो इट्स बेटर नॉट टू डू दैट। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स मेंशन्ड अनडिजायरेबल। The students who are seeing the classes, if they are clicking the pictures, if anybody who has opened their register to note down something, आप national hero के आगे लिख सकते हो। It can be महात्मा गांधी, it can be विराट कोहली, it can be अमिताभ बच्चन। Why it has been put under 8A rule? The point is they are approached persons. कल को ये तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे, तुम इनको बीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कभी नहीं कर पाओगे, ऊंचा सोचो, कर सकते हो, बट जब तक नहीं उस लेवल तक पहुंचते तब तक मगजमारी क्यों करनी है, राइट। आगे अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसॉल्व्ड कंपनी या एलएलपी। मैं फिर बोल रही हूं, मुझे 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस अमेंडमेंट में से। अब मेरे पास आता है पॉइंट डिसॉल्व्ड कंपनी, डिसॉल्व्ड एलएलपी। नाउ यू सी, ऊपर जब उन्होंने रूल निकाला उधर सिर्फ कंपनी वर्ड है, उधर एलएलपी वर्ड यूज नहीं किया है। बट वी नो दैट एलएलपी इज आल्सो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आप सेम नाम इधर उधर भी नहीं होने वाला। एलएलपी एग्जिस्टिंग है तो उस नाम की एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं, उस नाम की तुम प्रपोज नेम डालोगे तो वो 8A के हिसाब से अनडिजायरेबल होगा ही होएगा। ठीक है, आगे अब बात करते हैं बेटा डिसॉल्व्ड कंपनी या एलएलपी की। डिसॉल्व्ड कंपनी या एलएलपी की। ठीक है, डिसॉल्व्ड मतलब कंपनी बंद हो चुकी है, कंपनी बंद हो चुकी है। कंपनी या एलएलपी बंद हो चुकी है, राइट। जब कंपनी बंद होगी तो उसका जो नाम है वो फ्री हो गया, उस कंपनी का नाम फ्री हो गया, मतलब अब तो उस नाम की कंपनी है ही नहीं, डूब गई है या बंद हो गई है। अब मान लो उस कंपनी ने, किसी कंपनी ने 10 साल काम किया मार्केट में, उसके बाद वो डिसॉल्व हुई। सोचो 10 साल में कितने लोग उस कंपनी को जानते होंगे। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बेट करके उस नाम को लेने को तैयार होंगे। बाय, बिकॉज उनको पता है कि एक टाइम पे इस कंपनी का दबदबा था मार्केट में। तो मेनी पर्संस विल बी इंटरेस्टेड
to keep the same name. Why? Because they would like to encash the brand value of that company. वो कोशिश करेंगे, right? तो उन्होंने 8A रूल्स के अंदर अनडिजायरेबल की लिस्ट में इस लॉजिक को लाया. उन्होंने इस लॉजिक को लाके क्या बोला? उन्होंने बोला भाई अगर कंपनी डिसॉल्व हो भी जाती है, अगर कंपनी डिसॉल्व हो भी जाती है तो डिसॉल्व होने के बाद 2 इयर्स तक चाहे उसका नाम फ्री हो चुका है बट माना जाएगा एज इफ वो नाम फ्री नहीं है. मतलब 2 इयर्स नॉट लैप्स्ड. तो डिसॉल्व्ड कंपनी का नाम नो डाउट फ्री हो जाता है, बट प्रपोज्ड नेम रखने के लिए ये चेक करना पड़ता है कि क्या जो वो कंपनी डिसॉल्व हुई थी उसको 2 साल लैप्स हो चुके हैं. मतलब आप बंद होने के बाद भी अपने साथ एक लायबिलिटी लेके चल रहे हो कि 2 साल हमारी वाली कंपनी का नाम कहीं और यूज नहीं हो सकता. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कैन बी आस्क्ड इन केस स्टडी, कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू, राइट. आगे आता है स्ट्राइकिंग ऑफ. स्ट्राइकिंग ऑफ का मतलब है, मान लो एज एन एग्जांपल आपकी जो कंपनी है वो इनएक्टिव हो चुकी थी. जो मेरे साथ पुराने बच्चे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है मैम को थोड़ी सी आदत है इंग्लिश हिंदी मिक्स करने में, और मैं अपनी हर क्लास में एक चीज बोलती हूँ, हिंदी के लिखे हुए शब्दों की गारंटी कोई नहीं है. हिंदी के स्पेलिंग गलत होने के 100% चांसेस हैं, लॉजिक गलत होने के 1% भी चांसेस नहीं है. ठीक है ना, क्योंकि हिंदी लिखे यार बहुत टाइम हो चुका है, सॉरी फॉर दैट. तो मान लो एक कंपनी इनएक्टिव हो गई है, इनएक्टिव हो चुकी है. अब आरओसी क्या करेगा? आरओसी उस कंपनी के नाम को उड़ा देगा, काट दिया उसके नाम को. दैट इज कॉल्ड स्ट्राइकिंग ऑफ. अगर किसी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ किया गया है, वो नाम 20 साल तक यूज करना अलाउड नहीं होता. वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने तभी कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है. 20 साल तक वो नाम यूज करना अलाउड नहीं होता. लेट मी क्लैरिफाई. वो 20 साल कहां से कैलकुलेट करने हैं? जब पब्लिकेशन आई ऑफिशियल गजेट की कि इस कंपनी के नाम को स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है. मतलब जिस तारीख को तुम्हारी स्ट्राइकिंग ऑफ की नोटिफिकेशन निकलती है उसके आगे के 20 साल तक वो नाम चाहे रजिस्ट्रार के रजिस्टर से फ्री हो चुका है, बट स्टिल कोई नवी कंपनी अगर अपने प्रपोज नाम में उसको लेके आने चाहती है तो 20 साल तक अलाउड नहीं, नॉट अलाउड. ठीक है जी. नाउ व्हाट अबाउट अगर कोई एलएलपी डिसॉल्व हुई है तो सेम कॉन्सेप्ट है. फर्क किसमें है? ड्यूरेशन. 5 साल तक उस एलएलपी के डिसॉल्व होने पे आप यूज नहीं कर सकते. मैं सारा रिकॉल करवा रही हूं. अगर आपकी कंपनी डिसॉल्व हुई है, एक ही टॉपिक के अंदर 3 लॉजिक्स हैं. अगर आपकी कंपनी बंद हुई है, डिसॉल्व हुई है, तो 2 साल आफ्टर दैट डिसोल्यूशन नेम टिल 2 साल खत्म नहीं हो जाते, अलाउड नहीं है. अगर आपकी कंपनी के नाम को काटा गया है तो 20 साल तक सेम नाम फिर भी यूज नहीं कर सकते. अगर आपकी एलएलपी डिसॉल्व हुई है तो 5 साल तक उस नाम को आप यूज नहीं कर सकते. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. एमसीक्यू भी आ सकता है इसमें से, जो कि ज्यादा एक्सपेक्टेड है. डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. सिंपल 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि क्या डिसॉल्व कंपनीज नेम कैन बी केप्ट एज एन प्रपोज नेम फॉर न्यू कंपनी, तो 2 मार्क्स में भी आ सकता है. ठीक है. आगे चलते हैं बेटा. आगे हमारे पास आता है स्पेशल सेक्टर्स. स्पेशल सेक्टर्स बोले तो मान लो इंश्योरेंस सेक्टर इज सेपरेट सेक्टर, स्टॉक एक्सचेंज सेक्टर इज अ सेपरेट सेक्टर, म्यूचुअल फंड सेपरेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, निधि कंपनी सेपरेट सेक्टर. ठीक है. आप ये नाम यूज करना चाहते हो
क्या उस एप्लीकेंट ने, जो ये नाम यूज करना चाहता है, क्या उसने वो अथॉरिटीज जो स्पेशल एक्ट के अंदर बनती हैं, क्या उनसे परमिशन ली है? इंश्योरेंस को IRDA हैंडल करता है, इट इज द एजेंसीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेशंस इन्होंने पास करने हैं, याद है। सो स्टॉक एक्सचेंज को सेबी मैनेज करता है, राइट, कंपनी रिलेटेड MCA मैनेज करता है, बैंकिंग सेक्टर को RBI मैनेज करता है। तो वो कहते हैं इनकी जो रेगुलेटरी है, जो एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे कि इंश्योरेंस को IRDA देख रहा है, बैंक को RBI एक्ट के अंडर सारी नोटिफिकेशंस गिवन है, राइट। तो अगर आप ये नाम यूज करते हो, आपको ये चीज एप्लीकेंट को, उस रेगुलेटरी को ये भेजना है डिक्लेरेशन कि मुझे इस नाम को यूज करने की रिक्वायरमेंट है। इफ यू आर ग्रांटेड द परमिशन बाय देम and you are using these names, allowed, desirable, but if you have not taken permission of the specific regulatory जिसका शब्द आप यूज करने वाले हो, then it will be undesirable according to rule 8A of Incorporation Rules 2019। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है जियोग्राफिकल नेम ओनली। जियोग्राफिकल नेम ओनली, आप अपनी कंपनी का जो नाम रखने वाले हो, अगर आप किसी कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट या सिटी ओनली को बीच में डाल देते हो, नाम अनडिजायरेबल हो जाएगा जी, नाम अनडिजायरेबल हो जाएगा। जैसे कि पंजाब लिमिटेड, एशिया लिमिटेड, दिस इज अनडिजायरेबल। ठीक है, आगे नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, डबल इंपॉर्टेंट वन, डिस्क्रिप्टिव नेम। डिस्क्रिप्टिव नेम, ठीक है। पहले मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगी, फिर इसको करेंगे। मान लो एक कंपनी का नाम हम रखते हैं। जब हम कंपनी का नाम रखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, मैंने एज एन एग्जांपल ले ली, टाटा इज अ ब्रांड, साथ में वर्डिंग डाल दी गारमेंट्स, एक्टिविटी बता रही है कि हमारा गारमेंट्स की कंपनी है, मान लो प्राइवेट लिमिटेड, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, टाटा गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी का जब आप नाम रखते हो, कंपनी का नाम 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हिस्सा कंपनी का ब्रांड बताता है, एक हिस्सा कंपनी क्या काम करेगी वो बताता है, और एक हिस्सा ये बताता है कंपनी कौन सी है। कंपनी का ब्रांड, कंपनी क्या काम करेगी, एक्टिविटी, कंपनी कौन सी है, कंपनी। दिस इज ब्रांड नेम, दिस इज टेलिंग दैट हमारा गारमेंट्स का काम, ठीक है। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे इनकॉर्पोरेशन रूल्स कहते हैं, आप अपनी कंपनी खोल रहे हो भाई, कोई ब्रांड नेम तो रखो ना, ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है। अगर आप कल्ली एक्टिविटी रख देते हो, अलोन दिस विल नॉट वर्क। अगर आप अकेला एक्टिविटी लिख के आगे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड डाल देते हो, इसको माना जाएगा डिस्क्रिप्टिव नेम। दिस इज डिस्क्रिप्टिव नेम, कॉमन है, कॉमन है। सी, अगर आप प्रपोज्ड नेम में डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज करते हो, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स का क्या मतलब है, विच मियरली कंसिस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, जैसे कि एजुकेशन, गारमेंट, स्टील, काउंसलिंग, ये कॉमन वर्ड्स हैं, इनको कोई भी यूज कर सकता है। उस कॉमन वर्ड को अपनी कंपनी के साथ यूज करने के लिए भाई ब्रांड नेम तो लेके आते हैं ना। तो अगर आप ब्रांड नेम नहीं लाते, यानी कि आप फर्स्ट स्टेप छोड़ देते हो, सिर्फ एक्टिविटी के साथ लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड डाल देते हो, तो उस नाम को बोला जाएगा कि वो डिस्क्रिप्टिव नेम है, इसीलिए अनडिजायरेबल है। डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स का मतलब होता है कॉमन वर्ड्स,
जैसे कि एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। भाई एजुकेशन सेंटर किसका, कौन, दिस इज अ कॉमन वर्ड। तो क्या ये एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड अलाउड है? दिस इज अनडिजायरेबल भाई। वाई? अगर वो ऐसा कुछ क्वेश्चन तुम्हें डाल देते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स में एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड इज डिजायरेबल according to incorporation rules, you will answer that it is undesirable according to rule 8 capital A of incorporation rules 219 because the name is descriptive in nature. Descriptive means common word used है यहाँ पे। Very important point, मैं बार बार बोल रही हूँ। मैंने कुछ examples लिखे हैं नीचे आपको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए। See, गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, क्या ब्रांड नेम लाए आप? नहीं लाए, आपने कॉमन वर्ड यूज किया गारमेंट। इट इज डिस्क्रिप्टिव। इफ इट इज डिस्क्रिप्टिव इट इज अनडिजायरेबल। ठीक है। चॉकलेट प्राइवेट लिमिटेड, नाउ द कॉमन वर्ड यूज इज चॉकलेट। इट इज डिस्क्रिप्टिव देयरफॉर अनडिजायरेबल। यू गेटिंग इट? अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। अगर वो डिस्क्रिप्टिव है तो वो इज इक्वल टू अनडिजायरेबल है। अगर वो नॉट डिस्क्रिप्टिव है तो वो अलाउड है। ठीक है। नाउ आपको पता हमारे अमृतसर में बड़ा फेमस है चिक चॉकलेट होता था, अब तो बंद हो गया, चिक चॉकलेट। तो उसने ये चिक वर्ड डाल के कुछ तो अलग किया, he added the brand. Now understand this thing. This chick is brand. This chocolate is activity. And this shows कि उसकी कंपनी कौन सी है। उसने तीनों सिनेरियो पूरे किए, यस किए। क्या ये डिस्क्रिप्टिव है? जी नहीं, दिस इज नॉट डिस्क्रिप्टिव। इफ इट इज नॉट डिस्क्रिप्टिव इट मीन्स इट इज अलाउड। और लेते हैं एग्जाम्पल। मैंने लॉ के मैनुअल से ही उठाए हुए हैं, मैंने खुद भी सेल्फ सिर्फ चिक चॉकलेट वर्ड किया है, बाकी सब कुछ आपको एज इट इज बुक्स में भी मिल जाएगा। सी, सिल्क मैन्युफैक्चरिंग, अब सिल्क मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, इट इज डिस्क्रिप्टिव। ब्रांड नेम कहां है इसका? नहीं है, नॉट अलाउड। आपने आगे पीछे किया, ध्यान से देखो। अब कर दिया मैन्युफैक्चरर्स सिल्क लिमिटेड। भाई मैन्युफैक्चर वर्ड भी कॉमन है, सिल्क वर्ड भी कॉमन है, इट इज अगेन डिस्क्रिप्टिव, नॉट अलाउड। अब डाल दिया सिल्क बे मैन्युफैक्चर लिमिटेड। यू गेटिंग इट? नाउ बे वर्ड shows the brand. It is not descriptive, it is allowed. More example, food limited, एक्टिविटी डाल दी कि फूड है, डिस्क्रिप्टिव, नॉट अलाउड। फूड स्टार लिमिटेड, you added a word to highlight it somewhere. Food star limited, it will not be descriptive, allowed. So you have to be very careful when you answer these kind of questions if asked in paper, because आपने कैसे जज करना है मैंने आपको बता दिया। नाम को 3 हिस्सों में तोड़ देना, एक ब्रांड, एक एक्टिविटी, एक कंपनी कौन सी है। अगर तो वो ब्रांड को आगे लिखे, ऐसा कुछ नहीं होता कि ब्रांड सबसे आगे ही लिखा होना चाहिए, बीच में भी लिखा हो सकता है। बी वेरी केयरफुल। ब्रांड यूज किया है, आगे बीच में पीछे, इट डजंट मैटर, किया है ना, तो वो डिस्क्रिप्टिव नहीं है। डिस्क्रिप्टिव नहीं है तो अलाउड है, वो 8A के हिसाब से अनडिजायरेबल नहीं है। अगर आपने एक्टिविटी यूज किया है, कॉमन वर्ड यूज किया है, रिमेंबर, देन 8A रूल के हिसाब से वो डिस्क्रिप्टिव है। अगर डिस्क्रिप्टिव है तो वो अनडिजायरेबल है, नहीं अलाउड। I hope I am clear and mark this as to be the most important out of the all done by now. Right? आगे next हमारे पास आता है बेटा फॉरेन कंट्री। आप किसी फॉरेन कंट्री के नाम को, जैसे हम कह रहे थे ना, अगर आपने इंडिया, हिंदुस्तान या भारत वर्ड यूज करना है तो उसके ऊपर रूल 8B लगा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लो, राइट। बट अगर आप किसी दूसरी कंट्री का नाम यूज कर रहे हो या दूसरी कंट्री की किसी सिटी का नाम यूज कर रहे हो तो इट इज नॉट अलाउड। ठीक है। लेकिन अगर देयर इज अ कंडीशन अटैच्ड टू इट, लेकिन अगर एप्लीकेंट ने प्रूफ दिखा दिया कि मेरा
जिस कंट्री का नाम मैंने यूज किया, मेरा उसके साथ बिजनेस रिलेशन है उस कंट्री के साथ, देन इट इज अलाउड। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्न्स आउट टू बी एनिमी कंट्री। एनिमी कंट्री, एनिमी कंट्री अभी तक तो कोई है नहीं, पीछे आसार बन गए थे, कोरोना फैला, ब्लेम गेम किसके ऊपर लगी? चाइना के ऊपर। और सबने अपने टीवी में देखा है, घर में हम दुबक के बैठ गए थे कि हाय ये क्या हो गया, लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट जलाने शुरू कर दिए, चाइना का प्रोडक्ट नहीं लेंगे, इन्होंने बीमारी फैलाई है। उस वक्त क्या हुआ था, जिस जिस चाइनीज प्रोडक्ट को जो जो दुकानदार यूज करते थे वो डर के दुकानें बंद करके बैठे थे कि लोग भड़के पड़े हैं। होता तो ये सब पॉलिटिकल स्टंट ही है, बट लोग भड़के पड़े। क्या हुआ, पत्थरबाजी हुई, चाइना के प्रोडक्ट निकाल निकाल के फेंके गए। अब सोचो ऐसी सिचुएशन में, मान लो लड़ाई तो नहीं लगी चाइना के साथ, अगर चाइना एनिमी कंट्री डिक्लेयर हो जाती और हमारे इंडिया में किसी बंदे ने अपनी कंपनी के नाम में चाइनीज वर्ड यूज किया होता, लोगों ने तो उसको जला ही डालना था, उन्होंने कहना था भस्म करो इसको, ये चाइनीज कंपनी है। तो आप खुद सोचो ना कि अगर आप कभी भी किसी एनिमी कंट्री का नाम यूज करोगे तो लोगों ने एक टाइम पे आके उसकी तोड़फोड़ करनी ही करनी है। कल को चाइना एनिमी डिक्लेयर हो जाता तो भस्म होना था, आग लगनी थी, प्रॉब्लम्स में आओगे, काय को प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में आना। तो इट्स बेटर कि नेवर यूज अ वर्ड जो कि आपको लगता है कि जिस देश के साथ आपके नाम, जिस देश के साथ आपके थोड़े से भी तालमेल मैच नहीं कर रहे, या थोड़ी सी भी गुंजाइश है कि कल को लड़ाई लग सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी आप जब अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी जब भी आप अपनी न्यू कंपनी क्रिएट करने वाले हो, सॉरी, तो आप कभी भी प्रपोज नेम में उस नेम की यूजेज मत कीजिए। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस ऑल्सो। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी ला रहे हो, कंपनी विद चैरिटेबल पर्पसेस, तो भाई आपके लिए जरूरी है कि आप इंक्लूड करोगे अपने नाम में इन वर्ड्स को, फाउंडेशन या क्लब, फॉरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चेंबर, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल। भाई ध्यान से, अगर तुम नहीं यूज करोगे तो तुम्हारा नाम अनडिजायरेबल। भाई तुम 8 कंपनी हो ना, इलेक्टोरल ट्रस्ट एज वेल, इसका क्वेश्चन आ सकता है इलेक्टोरल ट्रस्ट वर्ड का। तो इफ यू आर सेक्शन 8 कंपनी, रूल 8A says these, out of these words use any to represent persons that you are section 8 company with charitable purposes, right? आगे is निधि कंपनी। अब निधि कंपनी की अगर बात करें तो हमने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है कि एक ऐसी कंपनी जो लोगों में सेविंग की हैबिट को क्रिएट करती है, थ्रिफ्ट ऑफ सेविंग, राइट? नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, निधि कंपनी में अगर आपने निधि लिमिटेड वर्ड यूज नहीं किया तो वो अनडिजायरेबल है। यू हैव टू यूज निधि लिमिटेड बीइंग अ निधि कंपनी, अंडरस्टैंड। सी, मैंने अभी बताया था नाम 3 पार्ट्स में डिवाइड, ब्रांड, एक्टिविटी और काइंड ऑफ कंपनी, राइट? तो निधि तो लिमिटेड है, तो लिमिटेड वर्ड आ गया, अंडरस्टैंड। निधि वर्ड ब्रांड नहीं है बेटा, निधि कंपनी के लिए निधि इज एन एक्टिविटी। जहां पे निधि वर्ड आ गया उसका मतलब है थ्रिफ्ट ऑफ सेविंग, इट इज एन एक्टिविटी, अंडरस्टैंड। अगर आप निधि वर्ड को एक्टिविटी के तौर पे यूज कर रहे हो तो ये डिजायरेबल है अगर आपका काम निधि वाला है। अगर आप एक्टिविटी के तौर पे निधि वर्ड यूज कर रहे हो लेकिन आपका काम निधि वाला नहीं है तो ये अनडिजायरेबल है। व्हाट अबाउट ब्रांड? क्या हम निधि नाम में यूज कर सकते हैं? भाई निधि नाम तो किसी का भी हो सकता है, इट कैन बी अ बंदा, इट कैन बी अ बंदी, आजकल कुछ भी पॉसिबल है। तो निधि डिजायरेबल है। एज अ ब्रांड नेम अगर यूज कर रहे हो, जैसे कि निधि शॉल्स,
निधि शॉल्स प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप ऐसे यूज करते हो निधि शॉल्स प्राइवेट लिमिटेड, तो आपकी एक्टिविटी क्या है? शॉल्स, यू डील इन शॉल्स। व्हाट निधि इज रिप्रेजेंटिंग हियर? ब्रांड। तो ब्रांड में निधि यूज करना अलाउड है, क्योंकि निधि किसी का भी नाम हो सकता है। एक्टिविटी में निधि भाई तभी हाथ डालना जब काम निधि वाला है। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूं, सबने सुना होगा मन्नापुरम गोल्ड लोन, दैट इज अ निधि लिमिटेड। ठीक है, मन्नापुरम गोल्ड लोन इज निधि लिमिटेड। व्हाट इट इंडिकेट्स? मन्नापुरम इज देयर ब्रांड, एक्टिविटीज निधि लिमिटेड, मतलब हम निधि रिलेटेड लोगों में सेविंग की हैबिट क्रिएट करते हैं। मन्नापुरम गोल्ड लोन, राइट? मैं यहां पे एग्जांपल लिख रही हूं। ठीक है, आगे नेक्स्ट अमेलगमेशन। अमेलगमेशन में वो क्या कहते हैं? सपोज करो एक कंपनी है स्माइल फार्मा लिमिटेड। स्माइल इज ब्रांड, फार्मा इज एक्टिविटी, लिमिटेड इज अ काइंड ऑफ कंपनी की पब्लिक कंपनी है। ठीक है, स्माइल फार्मा लिमिटेड है और एक तरफ है हैप्पी फार्मा लिमिटेड। हैप्पी फार्मा लिमिटेड, ठीक है, ये दो अलग अलग कंपनीज है। मान लो ये दोनों कंपनी दिस प्लस दिस गॉट अमेलगमेटेड, और इन्होंने न्यू कंपनी क्रिएट कर दी हैप्पी स्माइलिंग फार्मा लिमिटेड। हैप्पी स्माइलिंग फार्मा लिमिटेड। ठीक है, अंडरस्टैंड नाउ व्हाट दिस इज। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये नाम फ्री हो गया, ये कंपनी तो अमेलगमेट हो चुकी है, नवी कंपनी का नाम आ चुका है, ये नाम भी फ्री हो गया। उन्होंने रूल निकाल दिया, अगर आप कोई ऐसा नाम रख चुके हो जो रजिस्ट्रार के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीज हो चुका है, क्यों? क्योंकि उन कंपनियों ने अपने नाम को अमेलगमेशन करवा के चेंज करवा लिया, तब भी तुम ना ही स्माइल फार्मा यूज कर पाओगे, तब भी तुम ना ही हैप्पी फार्मा यूज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि 3 साल अभी ऐसा किए को लैप्स नहीं हुए, प्लस आपको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए। परमिशन लेनी पड़ेगी। मेरे को तो यहां से केस स्टडी उठती नजर आती है। 3 साल अगर लैप्स हुए हैं तो स्माइल फार्मा या हैप्पी फार्मा दोबारा अवेलेबल हो जाएगा, पहले नहीं। ठीक है, आगे तो रूल 8A यहां तक है। उसके नीचे एक और पॉइंट है कन्वर्जन का। अब ये कन्वर्जन का पॉइंट क्या बोलता है? कन्वर्जन का पॉइंट बोलता है अगर आप किसी बिजनेस को कैरी कर रहे हो पहले से बाद में आप अपना टाइप ऑफ बिजनेस बदलते हो, तो क्या पुराना नाम, पुराना काइंड ऑफ बिजनेस का पुराना नाम पुराने काइंड ऑफ बिजनेस का नवे बिजनेस में यूज हो सकता है? पुराना नाम पुराना बिजनेस उस अकॉर्डिंगली रजिस्टर हुए होंगे, अब काम ही बदल दिया है तुम्हारा ही, क्या तुम पुराना नाम यूज कर पाओगे इस नवे काम के लिए? क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, सी, जो भी बंदा अपना काम बदल रहा है बट नाम नहीं बदलना चाहता, देन उस एप्लीकेंट को यह बताना पड़ेगा कि मैं पुराने काम के साथ इस नाम को कम से कम पिछले 5 साल से यूज करता हुआ आ रहा हूं। ठीक है, अब
मैं इस सेम नाम को कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में यूज करना चाहता हूं जबकि बिजनेस अलग है। इसकी पूरी डिटेल्स आपने पुष्टि करवा दी कि हाँ आपका बिजनेस चल रहा है, सब कुछ ठीक है, अब आप बदल रहे हो, ठीक है। और no objection from other partner associates. This means earlier you were not a company. यहां से लॉजिक निकला। It means earlier you were not a company. अब पार्टनरशिप, इसका मतलब एज एन एग्जांपल मान लो फर्म डिसॉल्व हुई। अगर फर्म में मान लो 6 पार्टनर्स थे तो 6 के 6 इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि फर्म डिसोल्यूट हुई है तो हम, फर्म डिसॉल्व हुई तो क्या मानेंगे नहीं वो कि यार हर कोई इंटरेस्टेड होएगा कि मैं इस नाम की कंपनी खोलूंगा। क्यों? क्योंकि पुराने कस्टमर्स कनेक्टेड है, बिजनेस बदल रहा हूं, नाम तो पिछले 5 सालों से मैं यूज कर रहा था। तो यहां पे उन्होंने बोला जो भी ये प्रूफ कर देगा कि पिछले 5 साल से कम वो ये सेम नाम के साथ काम करते आ रहे थे, पूरी डिटेल्स है, और उसके बाकी के पार्टनर्स को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ही आप उस नाम को यूज कर पाओगे, नहीं तो नहीं। मैं इसका एग्जांपल करवाती हूं आपको एज एन एग्जांपल। सपोज करो PQR एंड एसोसिएट्स, ऐसा ही एग्जांपल आ सकता है आपको। PQR एंड एसोसिएट्स है और ये एक फर्म है, ठीक है। ड्यूरेशन 7 years, मतलब फिक्स्ड पार्टनरशिप है, ड्यूरेशन फिक्स्ड है 7 साल की, ठीक है। अब क्या हुआ, डिसोल्यूशन हुई पार्टनरशिप की, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुई और आर ने गुडविल बाय कर ली, आर बॉट गुडविल। आर ने कंपनी की गुडविल को बाय कर लिया, ठीक है। सी, गुडविल किसने खरीदी है? आर ने। कैन आर यूज, क्या नाम था? PQR प्राइवेट लिमिटेड एज नेम ऑफ अपकमिंग कंपनी? ऐसा क्वेश्चन डालेंगे वो तुम्हें, क्या आर यूज कर सकता है? आप आंसर क्या करोगे? यस, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड 2 कंडीशंस अटैच्ड है। टू कंडीशंस अटैच्ड है। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन क्या है? 5 years एटलीस्ट, 5 years यूज्ड दिस नेम, वो तो 7 साल की ड्यूरेशन है, 5 साल वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन, उसके एसोसिएट्स ने ऑब्जेक्ट ना किया हो। उसके एसोसिएट्स यहां पे कौन है? P एंड Q। PQ हैज नो ऑब्जेक्शन। अगर ये ऐसा होता है तो आर PQR वर्ड को प्राइवेट लिमिटेड में यूज कर पाएगा, नहीं तो नहीं। अब एक और ट्विस्ट डाल देते हैं, मान लो वो साथ में डाल देते हैं कि PQR की, जब तक इन्होंने डिसाइड किया, फर्म डिसॉल्व हुई, जो भी था, PQR की ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है। अब बताओ क्या यूज कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ वाला रिलेटेड तुमने डाल दिया, वो तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। यू कैन नोट डाउन दिस एग्जाम्पल नोट्स में, अदरवाइज आपको मिल जाएगा। तो यहां पे आपका रूल 8A खत्म होता है कि कब कब नाम को अनडिजायरेबल माना जाएगा। ट्रस्ट भी, बहुत MCQs बनते हैं, अच्छी खासी केस स्टडीज बनती हैं इसमें से, और दिल कह रहा है कि एक क्वेश्चन तो वो डालेंगे ही डालेंगे, ठीक है। आगे, और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स होती हैं, अगर आप उनको आंसर करते हो तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि दे गिव यू फुल मार्क्स। व्हाई? बिकॉज उनको पता लगता है कि बच्चा अपडेटेड है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, थर्ड रूल इज रूल 8। लास्ट रूल, रूल 8।
रूल 8 क्या कहता है? नेम्स विच रिजेंबल नियरली विद एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर ऑलरेडी उस नाम की कंपनी एग्जिस्टिंग है तो तुम नहीं खोल सकते, ठीक है। सी, कोई कंपनी शुरू करना चाहता है, कोई बंदा कंपनी शुरू करना चाहता है उस नाम से जिस नाम की कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तुम कहते हो सेम नहीं करता, मिलता जुलता नाम रख लेता हूं। उनका ब्रांड अच्छा चल रहा है, मैं भी उस ब्रांड को इनकैश कर लूंगा। तो रूल 8 तुम्हें क्या बताता है? रूल 8 ऑफ इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2019 तुम्हें यह बताता है कि क्या चालाकी तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता है इस नाम की कंपनी एग्जिस्ट होती है, तुम पीछे एक एस लगा दो, तुम उस सेम नाम के बीच में डॉट डाल दो, तुम उस नाम जो सिंगुलर नाम है बलून को बलून्स कर दो। तो क्या चालाकियां तुम अपनी तरफ से कर रहे हो, बट तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि अगर तुमने नीचे लिखी सब रूल 2 की जो लिस्ट है उसमें से कुछ भी किया हुआ, सिंगुलर को प्लूरल कर दिया, एक सेंटेंस उनके नाम की कंपनी में बीच में सिर्फ एक डॉट डाल दी, यू गेटिंग इट? अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो हमें पता चल जाएगा कि तुम एग्जिस्टिंग कंपनी के ब्रांड को इनकैश करना चाहते थे। तुमने उसमें सिर्फ ये डॉट कॉमा या सिंगुलर प्लूरल का पंगा इसलिए खेला ताकि तुम चालाकी मार के उस नाम को यूज कर सको। तो आपको रूल 8 रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि भाई नहीं चलेगी तेरी चालाकी। यू गेटिंग इट? सी, आई हैव रिटन, यू कैन रीड इट। नेम अप्लाइड रिजेंबलिंग लग रहा था, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ आफ्टर कंपेयरिंग द नेम अप्लाइड विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, पहले देखा जाएगा क्या वो डिसरिगार्ड होता है रूल 2 में। रूल 2 क्या कहता है? नीचे गिवन है सब रूल 2। अगर वो नाम नीचे लिस्ट में से आ गया तो वो डिसरिगार्ड हो जाएगा, मतलब तुम चालाकी मार रहे हो, नाम एक ही है। क्या है वो रूल्स? देखो, पहला पॉइंट आता है तुमने शॉर्ट टाइटल यूज किया। मैं तुम्हें एग्जांपल्स दूंगी इसके ताकि तुम समझ सको इस चीज को। शॉर्ट टाइटल यूज किया, मान लो सलोनी गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब कोई बंदा कहता है मैं क्या करता हूं, सलोनी गारमेंट्स को पूरा प्राइवेट लिख देता हूं और लिमिटेड कर देता हूं। भाई नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। वे आर नॉट अलाउड रूल 8 में, एग्जिस्टिंग कंपनी है। वो कहता मैं क्या करता हूं, सलोनी गारमेंट्स पी को ब्रैकेट में डाल के लिमिटेड लिख देता हूं। कहते भाई चालाकी मत मार, नॉट अलाउड है। कहता अच्छा और शॉर्ट फॉर्म मार देता हूं, सलोनी गारमेंट्स पी के पीछे डॉट डाल के लिमिटेड लिख देता हूं। रूल 8 कहता है चालाकी मत मार, नॉट अलाउड है। रूल 8 कहता है तुम्हारे को नाम को एग्जिस्टिंग तुम बदल रहे हो, बट हम मानेंगे कि वो एग्जिस्टिंग है। क्यों? क्योंकि वो रूल 2 डिसरिगार्ड कर रहे हैं उसको कि दीज रूल्स आर नॉट अलाउड, यू कैन नॉट अलाउ, यू कैन नॉट यूज दीज नेम्स, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई चालाकी मारेंगे तो एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से रिजेंबलिंग है, यू आर नॉट अलाउड टू कीप सच नेम। दूसरा पॉइंट, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल एज एन एग्जांपल, मान लो ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इस नाम की कंपनी एग्जिस्टिंग है। मान लो एग्जिस्टिंग कंपनी है ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब तुम क्या कर देते हो, ग्रीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। भाई नॉट अलाउड। क्यों? तूने सिंगुलर ग्रीन वर्ड सिंगुलर को प्लूरल किया है, नॉट अलाउड। यहां तुम कर देते हो ग्रीन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, नॉट अलाउड। वाई? इट इज रिजेंबलिंग टू द एग्जिस्टिंग कंपनी। अब अगर आपको पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, नाम रिजेंबल कर रहा है, अगर तुम उनको
रूल्स की लैंग्वेज में लिख के आओगे यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। अगर सिंपल लिखा है कि क्लोजली रेम्बलिंग था, अनडिजायरेबल था, रूल्स नहीं डाले, इनकॉर्पोरेशन रूल 2019 का पॉइंट नहीं डाला, तो नंबर उड़ जाएंगे। बी वेरी पर्टिकुलर इन व्हाट यू राइट, ठीक है। नेक्स्ट आगे, पंक्चुएशन एंड स्पेशल कैरेक्टर्स डाल दिए बीच में, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देती हूं, पिछले वाले का ही एक अच्छा एग्जांपल है। सपोज करो दिया हुआ है ए बी फार्मा लिमिटेड, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग कंपनी। अब उन्होंने दे दिया ए बी कैपिटल एस फार्मा लिमिटेड। क्या आप बोलोगे पीछे एस लगाया ये प्लूरल हो गया? ना, नो, ये एस ऐड करने से ये प्लूरल नहीं हुआ, ये कैपिटल एस है, ये ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलाउड है। दिस इज नॉट रिजेंबलिंग टू एग्जिस्टिंग कंपनी, बी वेरी केयरफुल। स्मॉल एस डालने से प्लूरल होता है, कैपिटल एस नाम में ऐड करने से वो प्लूरल नहीं हुआ है, ये सेपरेट ब्रांड नेम शो हो रहा है, ये अलाउड है, बी वेरी केयरफुल। आगे नेक्स्ट इज पंक्चुएशन एंड स्पेशल कैरेक्टर्स यूज्ड। जैसे कि आप बोल दो स्पेसिंग कर दी, स्पेसिंग इन लेटर्स, लेटर्स के बीच में स्पेस छोड़ दी। आप बोल दो पंक्चुएशन मार्क्स यूज किए हैं, पंक्चुएशन मार्क्स यूज किए हैं। जैसे कि एज एन एग्जांपल ABC एजुकेशन लिमिटेड, ठीक है, मान लो ये एग्जिस्टिंग कंपनी है। अब आप कर रहे हो A.B.C एजुकेशन लिमिटेड, भाई नॉट अलाउड है। वाई? आप सिर्फ डॉट डालने से, पंक्चुएशन मार्क्स ऐड करने से उसको नहीं चलेगा। मान लो और ले लेते हैं, मान लो ऐसे कुछ दिया हुआ है, कुछ दिया है ग्रुप वर्क काउंसलिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये एग्जिस्टिंग है मान लो। अब अगर एक बंदा लेके आ रहा है ग्रुप हाइफन वर्क, सारा सेम, तो ये नॉट अलाउड। वाई? पंक्चुएशन डाला है भाई तूने, रूल 8 तुझे अलाउ नहीं करेगा। तो बी वेरी पर्टिकुलर, 8A कब लिखना है, 8B कब लिखना है, 8 कब लिखना है, ठीक है। आगे मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब एज एन एग्जांपल, मान लो कंपनी है स्पीक इंग्लिश फास्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये एग्जिस्टिंग कंपनी है, ठीक है। आपने ले लिया स्पोकन इंग्लिश फास्ट प्राइवेट लिमिटेड, बाई नॉट अलाउड है। वाई? तूने सिर्फ टेंस चेंज किया है, टेंस चेंज करने से कंपनी तूने चलाकी मारी है, रूल 8 के सब रूल 2 ने इसको पकड़ लिया, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ठीक है। आगे नेक्स्ट इज फोनेटिक स्पेलिंग्स। फोनेटिक का मतलब होता है जब आप बोलोगे प्रोनाउंसिएशन सेम है। मैं लिख रही हूं यहां पे, व्हेन यू स्पीक pronunciation same as an example cement will be equal to cement। आप बोलोगे नाम में कितना फर्क है, ओ भाई आवाज तो सेम निकल रही है, आवाज तो सेम निकल रही है। कैटरीना कैफ का ब्रांड है के ब्यूटी, पता होगा आपको, के ब्यूटी इज कैटरीना कैफ का ब्रांड, के ब्यूटी। अब एक बंदा डाल देता है के ब्यूटी, भाई आवाज तो सेम निकल रही है ना, चाहे KAY लिखो चाहे के लिखो। कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है BC लिमिटेड, आप यहां पे लिख देते हो BC लिमिटेड, भाई स्पेलिंग बदल रहे हो, नाम बदल रहे हो, आवाज तो सेम निकल रही है ना, आवाज सेम है ना, इट विल बी कंसिडर्ड
कि इस नाम की कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इस नाम की कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखो, क्वालिटी वॉल्स, आइसक्रीम खाते हो ना, क्वालिटी वॉल्स की क्या स्पेलिंग होते हैं उसके ऊपर? QWALITY वॉल्स। क्वालिटी क्यू से स्टार्ट नहीं है, के से है। अब कोई बंदा डिसाइड करता है भाई के वाली क्वालिटी वॉल चल रही है, मैं क्यू वाली रख लेता हूं, क्वालिटी वॉल्स, तो भाई ये ना इज इक्वल टू का साइन है, मतलब फोनेटिक स्पेलिंग्स में सेम शब्द नाम स्पेलिंग बदला है, यूजेज में सेम प्रोनाउंस हो रहा है, नहीं अलाउड। अगर किया तो माना जाएगा कि वो एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ लिंक करता था। बोल के देखना उसको, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो स्पीक इट, अगर साउंड सेम निकलेगी तो अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट इज .com। लाइक एज एन एग्जाम्पल मैं बोल दूं फैंसी बिग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, फैंसी बिग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इज इक्वल टू fancy.com बिग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इक्वल है, नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ठीक है, आगे नेक्स्ट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट इज आपने ऑर्डर चेंज किया, ऑर्डर चेंज। एज एन एग्जाम्पल मान लो गिवन है सलोनी क्लासेस एंड एजुकेशन लिमिटेड। अब आपने क्या किया, ऑर्डर बदला, आपने लिखा एजुकेशन पहले कर दिया, सलोनी एजुकेशन एंड क्लासेस लिमिटेड। भाई सेम है, नॉट अलाउड, सेम है, नॉट अलाउड है। एक और एग्जांपल देती हूं तुम्हें मैं, सी सलोनी क्लासेस एंड एजुकेशन लिमिटेड, और इधर लिख दिया सलोनी सूद क्लासेस एंड एजुकेशन लिमिटेड। नाउ अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, एक्टिविटी किसी की भी सेम हो सकती है, कोई भी रख सकता है। आप एक्टिविटी को नहीं बोल सकते कॉमन नाम रख दिया, एक्टिविटी कोई भी रख सकता है। कंपनी कैसी है, कोई भी हो सकती है। नाम कहां से बदलता है? ब्रांड नेम से। यहां पे ब्रांड नेम क्या है? सलोनी। यहां पे क्या है? सलोनी सूद। क्या ये दोनों सेम है? जी नहीं, अलाउड है। दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग कंपनी, दिस इज अलाउड। This is not equal, and it is not equal, it is allowed. Simple. हम अपने लास्ट चरण सीमा पे हैं। द क्लास इज अबाउट टू फिनिश। छोटी सी क्लास रह गई है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स। आर्टिकल्स ए एंड द कुछ भी ऐड कर दिया। मान लो जैसे दिया हुआ है महालक्ष्मी टूर्स लिमिटेड, दिस इज इक्वल टू द महालक्ष्मी टूर्स लिमिटेड। तो आर्टिकल्स ऐड करने से नाम एग्जिस्टिंग ही रहेगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देती हूं। तिशा है हमारी क्लास में, तिशा है ना हमारी क्लास में। मैंने लिख दिया तिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अंडरस्टैंड। अब मैंने क्या लिखा? अतिशा, अतिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अंडरस्टैंड। यहां पे ये ए लगाने से ये आर्टिकल नहीं है, ये किसी का ब्रांड है, नाम है अतिशा। यहां पे ए एज एन आर्टिकल यूज नहीं हुआ। अब मैं लिख दूं अंतिशा। आप बोलो मैम एन यूज किया, आर्टिकल है भाई, ये नाम है अंतिशा। तो तिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज नॉट इक्वल टू अतिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
तिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज नॉट इक्वल टू अंतिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लेकिन अगर ये ऐसे दिया होता एन, अब टी के आगे तो एन नहीं लगेगा, ए लिख देते हैं, मान लो तिशा, तो ये रॉन्ग हो जाता, देन इट इज रॉन्ग, देन इट इज सेम, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी सेम। ठीक है, आगे नेक्स्ट, स्पेलिंग वेरिएशन कर दिए, स्पेलिंग वेरिएशन कर दिए, स्पेलिंग वेरिएशन बोलूं या प्रोनाउंसिएशन वाला पीछे फोनेटिक स्पेलिंग्स बोलूं, एक ही बात है, वो सेम ही लॉजिक में आ जाता है। थोड़े बहुत ग्रामेटिकल एरर करोगे तो आप ये नहीं बोल सकते, मान लो आपने किया डिस्क लिमिटेड, दिस इज इक्वल टू डिस्क लिमिटेड, वाई? स्पेलिंग अलग है, फोनेटिक सेम है, स्पेलिंग अलग है, फोनेटिक सेम है, नॉट अलाउड है। ठीक है, बट दिस विल नॉट बी इक्वल टू, अगर इसको कर दूं डिस्को लिमिटेड तो ये डिफरेंट हो जाएगा। डिस्को ऑब्वियस है, बीच में कोई ना कोई एक्टिविटी डलेगी, मैंने नहीं लिखी, कोई ना कोई एक्टिविटी डलेगी कि क्या एक्टिविटी है तुम्हारा, सिंपल डिस्को लिमिटेड नहीं खोल सकते, क्या एक्टिविटी है तुम्हारी, तुम्हें डालना पड़ेगा बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट ट्रांसलेशन। कंप्लीट ट्रांसलेशन बड़ा स्ट्रेंज पॉइंट है, बट है, उन्होंने डाला है तो हमको करना पड़ेगा। एज एन एग्जांपल, अगर आप बोलते हो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन, मतलब गवर्नमेंट कनेक्टेड आ गया, इसको जरा ट्रांसलेट करना हिंदी में। अगर मैं इसको ट्रांसलेट कर दूं हिंदी में, ये क्या बनेगा? राष्ट्रीय विद्युत निगम लिमिटेड। इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट किया है, वो कहते भाई अलाउड नहीं है। अगर ऑलरेडी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन चल रहा है तो कोई नवा बंदा आके राष्ट्रीय विद्युत निगम लिमिटेड भी नहीं खोल सकता, ट्रांसलेशन है। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने यहां पे बहुत क्लियरली लिखा है कंप्लीट ट्रांसलेशन। व्हाट इफ अगर पार्शियल हो जाए, व्हाट इफ पार्शियल हो जाए? लूपहोल लॉ में, लूपहोल क्या? मान लो गिवन है हाइक कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, और इसको उन्होंने ट्रांसलेट किया पार्शियली हिंदी में, लिख दिया हाइक कंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या बोलोगे? निर्माण, हाइक निर्माण लिमिटेड। भाई वो कहते अलाउड है, वो कहते अलाउड है। अब स्ट्रेंज है, आपको भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं। हाँ जी, 10 मिनट्स लगने, मुझे भी भूख लगी होनी है उसको। ठीक, स्ट्रेंज है, मुझे पता है, यहां पे लिख भी लो कि ये स्ट्रेंज है, बट है ऐसा ही, उठा सकते हैं लॉजिक। कंप्लीट ट्रांसलेशन है तो रूल 8 अलाउ नहीं कर रहा उसको, पार्शियल ट्रांसलेशन है तो अलाउ कर रहा है। बी वेरी केयरफुल। ठीक है, आगे नेक्स्ट, एडिशन ऑफ प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशन ऑफ प्लेस। कंपनी के साथ, कंपनी के नाम के साथ किसी प्लेस को डाल दिया। ठीक है, कंपनी का नाम डिट्टो कॉपी किया और किसी स्टेट या सिटी को डाल दिया, तो भाई सेम है, सेम है। जैसे कि एज एन एग्जांपल, प्रेस्टीज गारमेंट्स लिमिटेड will be equal to Prestige Garments Punjab Limited।
हो सकता है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली हो पंजाब वर्ड यूज करने के लिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये इज इक्वल टू है, मतलब नॉट अलाउड है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूं, मैं लिख रही हूं रेट्रो फार्मा मुंबई लिमिटेड। पहले से ही प्लेस था, अब तुमने चेंज ऑफ प्लेस कर दिया उस नाम में, मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी थी उसने नाम बदला और कर लिया रेट्रो फार्मा चेन्नई लिमिटेड। कहते अलाउड है। स्ट्रेंज लग रहा है, मुझे भी लगा था, बट कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही दिए। दिस इज नॉट अलाउड। कंपनी के नाम में कोई जगह नहीं है, प्लेस नहीं है, तुम डाल देते हो तो वो एग्जिस्टिंग कंपनी को रिजेंबल करेगा। वो कहता है, रूल 8 कहता है कंपनी के नाम में ऑलरेडी प्लेस है, अगर तुम उस प्लेस को बदल के कोई और प्लेस डाल देते हो वो अलाउड है, वो अलाउड है, ठीक है। आगे नेक्स्ट इज न्यूमरल्स। नंबर डाल दिया, जैसे कि मान लो रेट्रो म्यूजिक लिमिटेड को डाल दिया रेट्रो 32 म्यूजिक लिमिटेड। भाई सेम है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। सिमिलरली अगर पहले से रजिस्टर्ड है स्टाइल गारमेंट्स 11 लिमिटेड, तुम बोलते हो स्टाइल गारमेंट्स 11 है तो मैं 11 उड़ा देता हूं, स्टाइल गारमेंट्स लिमिटेड रख देता हूं। मतलब ऐसे लिखो या वाइस वर्सा करो, ये सब सेम है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। इज दैट क्लियर? आगे नेक्स्ट, ऊपर जो आपने पॉइंट्स किए हैं, वो आप पॉइंट नंबर डालोगे तो ए से एल आएगा, ए से एल जब आप मार्किंग करोगे। याद रखना जो फर्स्ट पॉइंट ए से एल जब डालोगे तो जहां एफ से एल आएगा, एफ से एल वाले इट शैल बी डिसरिगार्डेड प्रोवाइडेड दैट क्या होता है? दिस इज एक्सेप्शन क्लॉज। जहां पे प्रोवाइडेड वर्ड आ जाता है दैट इज एक्सेप्शनल क्लॉज। एक्सेप्शन क्या है? पॉइंट एफ से एल तक जब आप ऊपर जो जहां से रूल 8 शुरू किया है, एक एक पॉइंट को ABCD डालना, एफ से एल तक वो कहते हैं शैल बी डिसरिगार्डेड इफ मतलब इनको अलाउ किया जा सकता है। ये डिसरिगार्ड तब होंगे जब, मैंने नीचे शायद लिखा ही हुआ है, सॉरी जस्ट अ मिनट, सॉरी एक मिनट। पॉइंट एफ से एल शैल बी डिसरिगार्डेड इफ, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, दिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं दोबारा गलती से लिख रही हूं। ये दिया एफ से एल, जब आप मार्किंग करोगे तो ए से लेके एल तक आएगा आपका। एफ से एल जो ऊपर लिस्ट आएगी, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई, उसका बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया है और एग्जिस्टिंग कंपनी को कोई आपत्ति नहीं है तो करो ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? उन्हीं की वजह से तो पंगा पड़ रहा था, एग्जिस्टिंग कंपनी की वजह से, फिर अलाउड है, ठीक है। तो यहां पे आपका फाइनली चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरा खत्म होता है। MOA AOA वाली भी अमेंडमेंट्स हो गई। अब नोट्स आप पॉज करके क्लास लिख सकते हो, लिखने की हैबिट होनी चाहिए बिकॉज पेपर लेंदी आता है, जितनी हैबिट लिख लिख के करोगे उतना अच्छा है। अदरवाइज नोट्स
जो बच्चे ऑलरेडी ICM ऐप में हैं उनको तो डायरेक्टली मिल जाएंगे, जो बच्चे नहीं हैं आपको जस्ट ICM ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद आपको सब्सक्राइब करना है जस्ट, और इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ चार्जेस नहीं है, कुछ ऐप को डाउनलोड करने के चार्जेस नहीं है, यू कैन हैव द नोट्स एज वेल। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर 3 यानी कि प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज की अमेंडमेंट करवाऊंगी, हो सकेगा तो उसमें चैप्टर 4 भी कवर करूंगी, बिकॉज चैप्टर 4 की अमेंडमेंट बड़ी है, काफी बड़ी है, तो वील सी टू इट। नेक्स्ट लेक्चर विल बी प्रॉब्ली ऑफ चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 की अमेंडमेंट्स का, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, विल मीट यू टुमारो अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर फॉर द अमेंडमेंट्स कंटिन्यूटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।